मैं प्रभास कुमार झा आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जितने लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के लिए, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप एग्जाम भी क्लियर करो, आप एग्जाम में बढ़िया करिए ताकि आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए और आप जाए नेक्स्ट राउंड में। हाँ, आज हम बात करेंगे रिटन एग्जाम की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके साथ सिलेक्शन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। बहुत ही जल्द हमारा वीडियो जो है ना, इस पे हम बनाने जा रहे हैं कि अपने CV को कैसे बनाए, फॉर्म फिलअप कैसे करें ताकि शॉर्ट लिस्टेड हो जाए आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप शॉर्ट लिस्टेड होइएगा। और इस टाइम जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं उनको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कहां अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह अप्लाई कर रहे हैं। ये एक फाउंडेशन है, ये एक NGO है, और NGO है, फाउंडेशन है, ये डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एजुकेशन पे काम करती है। तो हमें ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली इनका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये किस बिलीफ पे चलते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर इनका मिशन क्या है, इनका टारगेट क्या है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो फिर हम इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बढ़िया उनका CV है, इसके बाद भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं। सो देयर इज अ रीजन, कारण वही है। तो चलिए, अभी आप जितने भी साथी शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है, आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि इसके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो सब्जेक्टिव होता है उसको कैसे डील करना होता है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, साइंस, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा उसका वेटेज ज्यादा होगा एग्जाम में। एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, वो डिपेंड करता है उन पे जो आपका ईमेल के द्वारा आपको बताया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अब एग्जाम ऑनलाइन ही होता है, लेकिन कहीं अगर सेंटर नजदीक होता है तो वो ऑफलाइन भी होता है। तो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कहना है, जो क्वेरी पूछते रहते हैं कि सर हमको टाइपिंग हिंदी करने नहीं आती है, ठीक है, हम कैसे करें। तो उसके लिए आपको ऑप्शन रहता है, आप लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं। आप उस समय एक पेज, व्हाइट पेज पे उस क्वेश्चन का आंसर लिख के उसको अपलोड कर सकते हैं, वो ऑप्शन होता है। बाय द वे, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो क्या होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट डील कर लेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है ना, आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बेसिस पे होता है, डिसीजन मेकिंग पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप मैथ के टीचर हैं, वैसे भी इस फाउंडेशन में मैथ को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दिया जाता है। मतलब आप भले ही इंग्लिश हो, साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम देने जा रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं किस तरह का क्वेश्चन होता है, मैथ का कैसे सब्जेक्टिव पूछेगा। मान लीजिए क्वेश्चन जो है ना, आपसे पूछा जाएगा कि देखो ये 29 है, ठीक है, ये 29 है, और ये जो है ना लेट्स सी 38 है, ठीक है। अब 38 में से 29 को सब्सट्रैक्ट करने को कहा गया एक बच्चे को, बच्चा ने सब्सट्रैक्ट करा, ऐसे करा, और आंसर उन्होंने क्या बताया, 9 बताया। एक बच्चे को सब्सट्रैक्ट करने के लिए एक टीचर 38 - 29 देता है, बच्चा ऐसे सब्सट्रैक्ट करता है, 9 आता है। टीचर उनसे पूछते हैं कि तुम ये कैसे किया, तो बच्चा कहता है कि हम इससे 1 ले लिए, ये 18 हो गया, इसमें से 9 कम कर दिए, ये हो गया। अब आपको कहेगा कि बताइए कि टीचर उनके जो है ना नोटबुक पे लिखते हैं कि ठीक है, बनाया हुआ सही है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब आप बताइए, जस्टिफाई करिए कि क्या कंसेप्ट पे ये काम कर रहा है। अब इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिल जाएगा। आप जरा सोचिए कि अगर ये इसको सब्सट्रैक्ट करता है तो किस कंसेप्ट पे ये काम करता है, ये आपको सोचना है, ठीक है ना। ये आपको सोचना है कि किस कंसेप्ट पे काम करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे किस कंसेप्ट पे काम करता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चलो एक स्कूल है, गांव लेवल पर एक प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते थे, रामू, ठीक है ना, वो पिछले 1 महीने से पढ़ने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पता लगाए स्कूल के टीचर, तो रामू का शादी हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि रामू का एज जो है ना 18 से कम है, 18 साल से कम है, ओनली ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो क्या टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है ना, किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह से 4-5 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ऐसा रहेगा कि सब लगेगा सही है, और आपको प्रायोरिटी देके मारना है, आपको बेस्ट जो है ना ऑप्शन वो सिलेक्ट करके मारना है,
ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन रहना ही है, सीरीज का एक क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में सीरीज का एक क्वेश्चन रहेगा, मैथ में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में आपको जो है ना सिनोनिज्म एंटोनिज्म रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, इस तरह का कंप्रीहेंशन रहेगा, हिंदी इंग्लिश सब में रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार के पूरे प्रश्न, आपका लेवल क्या होगा इसका, तो लेवल सर प्राइमरी लेवल का ही रहता है, क्लास 5, 6, 10 तक के क्वेश्चन को ही बनाया जाता है, 5 से लेके 10 तक, यही इसका जो है ना सर लेवल होता है। मेन इसका कंसेप्ट चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव में और क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि मेन आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आप डील कर लीजिएगा। अब जैसे सब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको बोलेगा कि बोलिए लिखिए, इसके बारे में बताइए क्या आप जानते हैं, व्हाट यू मीन, व्हाट यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, आप क्या जानते हो उसके बारे में बताओ। ठीक है। डॉरी सिस्टम के बारे में बताओ, सोशल जो है इविल्स है ना उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो समाज में जो है ना कुरीतियां हैं, इविल्स हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपका पूरा माइंडसेट चेक किया जाता है कि आपका क्या सोच है, आप किस प्रकार के पर्सनालिटी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट। आपका सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं होता है, पर्सनालिटी का भी टेस्ट वहां हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। जब भी आप सब्जेक्टिव लिखे, जब क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव बनाते हैं तो क्या ध्यान रखना है, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करते हैं तो आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखना है, तो आपको डेटा होना चाहिए कि कब ये ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ, कब इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है ना, क्या सिस्टम पे ये चलेगा, ये डेटा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं लिख देना, कुछ भी लिखोगे तो नहीं होगा। फॉर्म फिलअप करने में भी आप लोग ऐसे करते हो, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। डेटा होना चाहिए। अगर कहीं पे संविधान की बात हुआ, कहीं पे अगर संविधान की बात होता है, मान लो डॉरी सिस्टम पे ही है, ठीक है ना, तो वहां पे आपको बताना होगा, ठीक है ना, कि आर्टिकल अनुच्छेद इसके अंतर्गत, अगर ऐसे करके आप आंसर दोगे तो मेरा मानो 100% आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप जो है ना उस तरह से लिखोगे जैसे आप किसी दूसरे एग्जाम टेस्ट में लिखते हो, तो यू विल नॉट गेट सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आपको वहां पे डेटा पुट करना पड़ेगा। अगर आप डेटा पुट नहीं करते, दूसरा बात, जब भी आप चीजों को लिखे तो उसमें आप ये लिखे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मतलब उसमें आपको ये बताना होगा उनको कि मैं ऐसे सोचता हूं, ना कि पूरा दुनिया का सोच आपको बताना है कि मैं ऐसे सोचता हूं। जैसे कुछ फैक्ट पुट करते हो तो चलो वो फैक्ट तो यूनिवर्सल है, ठीक है ना, वो फैक्ट यूनिवर्सल है। जैसे मान लो आर्टिकल 14 है, ठीक है ना, ये इक्वली, वो जो है ना आर्टिकल 14 जो है किसकी बात करता है, वो कानून के सामने सबकी समानता की बात करता है, तो ये यूनिवर्सल है। लेकिन जब आप उसमें कुछ लाइन जोड़ते हो तो वहां पे अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो यू हैव टू पुट इट आउट, आपको वहां पे पुट करना चाहिए। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन रहेगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, कि सब आपको सही ही लगेगा, लेकिन आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर ऐसे देना है, प्रायोरिटी बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा, आपको देखना है इसमें बेस्ट कौन सा है, इसमें बेस्ट कौन सा है, वो आपको आंसर देना है। और ध्यान रखना है कि हम किस जगह काम करने जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट का काम करता है, एजुकेशन में डेवलपमेंट का काम करता है। ठीक है। मान लीजिए कोई जो ना लैंग्वेज टीचर का फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनसे लैंग्वेज में क्वेश्चन सब्जेक्टिव का कैसे पूछा जाएगा, तो उनसे भाई सिंपल सी बात है, पूछा जाएगा कि चलो अब बच्चे को दो सेम वर्ड है, सेम उसका उच्चारण है, मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना, तो आप कैसे समझाओगे, ठीक है ना, बच्चे को साउंड कैसे सिखाओगे, प्रोनाउंसिएशन कैसे सिखाओगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना फ्रेम हो जाता है। कोई साइंस का टीचर है, उनसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि आप बताइए कि जहां हर एक जगह लिखा हुआ है, इवन इफ संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, लोगों में जो लोगों की सोच है वो साइंटिफिक करना है, वैज्ञानिक सोच पैदा करना है। कैसे सोच पैदा होगा, आप साइंस के टीचर हैं, आप बताइए कैसे पैदा करोगे, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लिखने के लिए। देखो ये आपके एग्जाम पे जो है ना टोटल का टोटल जो है ना, वो रटने वाले स्टूडेंट को नहीं लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है, इसका सोच इस तरह के इशू पे क्या है। अगर आपका सोच उनके सोच से मैच कर जाएगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। यही नहीं, इंटरव्यू में भी यही होता है, ठीक है ना। उस पर हम नेक्स्ट टाइम बहुत बढ़िया से वीडियो बनाएंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू में कैसे बात करना है, 1-to-1 जो वीडियो होगा, कॉन्फ्रेंसिंग होगा, उसमें कैसे होगा, एंड फाइनल इंटरव्यू में कैसे होगा। इवन इफ हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला रहे हैं, जो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहे हैं, कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, वही फॉर्म फिलअप करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और हम आपको बताते हैं कि भले ही आपका क्वालिफिकेशन बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड, बट उनके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म फिलअप में कुछ शब्द यूज नहीं करिएगा, शब्द आपका मैच नहीं करेगा, आपका सीवी उनसे मैच नहीं करेगा, जो वो चाहते हैं, जो उनका जॉब प्रोफाइल है, आप सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत ही मैटर करता है। और सीवी हमेशा, ठीक है ना, आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जब भी आप अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं ना, तो जहां अप्लाई करने के लिए, फॉरगॉट अबाउट अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, या मान लीजिए आप एकलव्य के लिए ही करते हैं, कहीं के लिए भी करते हैं, किसी स्कूल के लिए, तो उस स्कूल के बारे में देख लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज पे वो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सीवी होना चाहिए।
ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग सीवी आपका होना चाहिए। सीवी ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है ना उनको ये समझ में भी आए कि यार ये सीवी बहुत बढ़िया है, ये बंदा को हमको लेना है, ठीक है ना, इसको बुलाओ। ठीक है, अरे भाई तुम जब इंटरव्यू में जाओगे तब ना वो मेन देखेगा। अभी जो लोग रिटेन में आ गया, ठीक है ना, अब रिटेन से इंटरव्यू में जाओगे तब वो देखेंगे कि हाँ आप क्या है, ठीक है ना। तो सीवी को कैसे भी रख लेना, लिख लेना, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप जितने भी साथी हैं जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है क्या पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला। ये एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है, ये बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, और देखा जाए तो उससे भी टफ एग्जाम है। बिकॉज यहां पूरा का पूरा जो है ना आपके कंसेप्ट, आपका बिलीफ सिस्टम, आप क्या सोशल इशू पे सोचते हैं, ये पूरा का पूरा इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके साथ जो है ना सर प्रोसेस से लेके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण हम आपका रिप्लाई थोड़ा लेट से दे पाते हैं या वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन डोंट वरी, ठीक है ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। इतना बढ़िया जॉब प्रोफाइल है, इतना हैंडसम सैलरी है, आप सरकारी जॉब भूल जाओगे जब इसमें आप काम करोगे। मजा आता है सर काम करने में, आपका एनवायरमेंट में बहुत मजा आता है, लर्निंग बहुत है यहाँ पे। आपको रियल एजुकेशन यहां समझ में आएगा, रियल एजुकेशन यहां समझ में आएगा जब आप एक बच्चे को, ठीक है ना, कैसे सिखाना है, कैसे इस एनवायरमेंट में लाना है, कैसे उसके पर्सनालिटी को ग्रो करना है, कैसे उसको टैलेंट को निकालना, ये सब जब आप सीखोगे तो रियल एजुकेशन आपको यहां पे समझ में आएगा। चलो लास्ट में हम सबको यही बोलेंगे कि थैंक्स फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। हम आपके लिए लाएंगे अच्छे से एक एक टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहे हैं, अलग अलग वैकेंसी का एक एक टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहे हैं, और जो आपको हेल्प करेगा। बोला जाता है, ठीक है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया मेरा बात, किस तरह के क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। आपको ये बहुत मदद करने वाला है और आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। और आप नेक्स्ट राउंड जो होता है उनका टेलीफोनिक राउंड, उसमें टेलीफोनिक राउंड में भी आपका नाम आने वाला है, फिर इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएगा और फाइनल भी सिलेक्शन होगा। इसके बाद मिठाई आप खाइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। वेट करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।